हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की वीडियो का टॉपिक है इंफॉर्मेशन गेन, गेन रेशियो और गिनी इंडेक्स। ये तीनों ही स्प्लिटिंग क्राइटेरिया है डिसीजन ट्रीज में, और इनके साथ साथ एंट्रोपी क्या होती है ये भी आज की वीडियो में समझेंगे। और इन तीनों के लिए ही सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हम करेंगे, ताकि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी क्लियर हो और आप इजीली एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्प्लिटिंग क्राइटेरिया होते क्या है और इनकी ज़रूरत क्या है हमें। तो लास्ट वीडियो में हमने डिसीजन ट्रीज की इंट्रोडक्शन देखी थी और समझा था कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ट्रीज क्या होते हैं। तो हमने ये देखा था कि जब हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है तो उससे हम एक डिसीजन ट्री बनाते हैं, जिसमें हर नोड पे हम कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछते हैं। क्वेश्चन किसके बेसिस पे होते हैं? फीचर्स के बेसिस पे होते हैं। अब डिसीजन ट्री बनाने के लिए हमें कौन सा फीचर पहले चूज करना है क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे इस डेटा में दो फीचर्स हैं, अटेंडेंस और असाइनमेंट। अब पहले अटेंडेंस वाला फीचर यूज होगा डिसीजन ट्री को बनाने के लिए, या फिर असाइनमेंट वाला फीचर यूज होगा स्प्लिटिंग करने के लिए। ये डिसाइड करने के लिए हमें कोई तरीका चाहिए या फिक्स्ड मैथमेटिक्स चाहिए जो हमें सही तरीके से बता पाए कि कौन सा फीचर हमें किस पॉइंट पे डिसीजन ट्री को बनाने के लिए, स्प्लिट करने के लिए यूज करना है। और ऐसा ऐसा तरीका हमें इसलिए चाहिए ताकि हमारा जो डिसीजन ट्री है वो ऑप्टिमल बने, मतलब बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ट्री बने, जो कि जल्दी से जल्दी हमें आंसर दे, डिसीजंस दे और हमेशा सही आंसर दे। तो अगर हम रैंडमली चूज कर लेंगे डिसीजन ट्री को बनाने के लिए अलग अलग फीचर्स अलग अलग लेवल्स पे, तो हमारी प्रिडिक्शंस जरूरी नहीं है हमेशा सही हो। तो इसीलिए हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच चाहिए जो कि हमें ये बता पाए कि स्प्लिटिंग हर लेवल पे, हर नोड पे कौन से फीचर को यूज करके करनी है। ओके, अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है कि ऐसे मैथमेटिकल मेजर्स या ऐसे तरीके आप यूज करें जो कि हर फीचर को टेस्ट करे और ये बताए कि अगर कोई फीचर को हम डिसीजन ट्री में यूज कर रहे हैं स्प्लिटिंग के लिए, तो वो फीचर कितना प्योर रिजल्ट दे रहा है, कितनी अनसर्टेनिटी या कंफ्यूजन को कम कर रहा है और कितनी क्लैरिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब इन तीनों ही टर्म्स का क्या मतलब है मैं इमीडिएट नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगी, पर अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो तीन तरीके, इंफॉर्मेशन गेन, गेन रेशियो और गिनी इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये तरीके हेल्प करते हैं हमें ऑप्टिमल स्प्लिट बताने में। मतलब डिसीजन ट्री बनाते टाइम किसी भी नोड पे क्या स्प्लिटिंग करनी है या नहीं, और अगर करनी है तो कौन से फीचर को यूज करके करनी है डेटा सेट के, पहला फीचर, दूसरा फीचर, या कौन से फीचर का यूज करना बेस्ट रहेगा। ये हमें ये तीन स्प्लिटिंग क्राइटेरिया बताते हैं, ताकि हमारा जो डिसीजन ट्री बने वो ऑप्टिमल हो, यानी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ट्री बने। तो इन दो स्लाइड्स में हमने ये समझा कि हमें स्प्लिटिंग क्राइटेरिया क्यों चाहिए। अब ये समझते हैं कि प्योरिटी या इम्प्योरिटी का क्या मतलब है। तो सपोज आपके पास ये डेटा गिवन है। अब अगर इस डेटा का मैं डिसीजन ट्री क्रिएट करना ट्राई करूं, तो सबसे पहले जब हमारे पास पूरा डेटा है तो हमारे पास दो तरीके के क्लास लेबल्स हैं, एक तो पास है और दूसरे क्लास लेबल्स हैं फेल। अब इसमें 5 सैंपल्स हैं, जिसमें 3 सैंपल्स ऐसे हैं जिनका क्लास लेबल पास है और 2 सैंपल्स ऐसे हैं जिनका क्लास लेबल फेल है। अब ये मिक्स्ड डेटा है। मिक्स्ड डेटा क्यों है? क्योंकि इसमें क्लास लेबल्स एक से ज्यादा अलग अलग क्लासेस के प्रेजेंट है, अलग अलग क्लासेस के लेबल्स एक साथ मिक्स्ड हैं। तो जब भी एक से ज्यादा चीजें एक साथ प्रेजेंट होती है तो हम उसे मिक्सचर कहते हैं, और वो प्योर नहीं होता कंटेंट। जैसे गोल्ड प्योर कब होगा? जब उसमें सिर्फ एक ही तरीके के सैंपल्स हैं, गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। जैसे ही उसमें कोई और पार्टिकल ऐड हो जाता है किसी भी और मेटल का, तो हम कहते हैं कि वो गोल्ड इम्प्योर हो गया। तो यहाँ पे दो डिफरेंट
डिफरेंट क्लासेस के सैंपल्स एक साथ प्रेजेंट है, पास के सैंपल्स भी है, फेल के सैंपल्स भी है। तो अभी जब हमने स्प्लिटिंग नहीं करी है, ये नोड, ये डेटा इम्प्योर है। अब सपोज मैं अटेंडेंस वाला फीचर यूज करती हूँ स्प्लिट करने के लिए। अटेंडेंस वाले फीचर में कितने डिफरेंट ऑप्शंस है, कितने डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज है, 2, हाई और लो। तो इसलिए हमारे पास 2 ब्रांचेस बन गई। अब जितने भी ऐसे सैंपल्स हैं जहां पे अटेंडेंस की वैल्यू हाई है, ये 2 सैंपल्स और ये एक सैंपल, अब इन 2 सैंपल का आउटपुट क्या आ रहा है? जब भी अटेंडेंस की वैल्यू हाई है, तीनों ही केसेस में आउटपुट हमारा या रिजल्ट हमारा पास आ रहा है। तो इस डिसीजन ट्री में अगर अटेंडेंस को यूज करते हैं तो हाई वाली ब्रांच में जो क्लासेस आएंगी वो तीनों ही सेम तरीके के क्लास लेबल्स होंगे, तीनों पास वाली कैटेगरी को बिलोंग करेंगे। तो ये एक प्योर नोड है। प्योर नोड मतलब इस नोड को देखने के बाद हमें क्लियर है, सर्टेन है, या हम श्योरिटी से कह सकते हैं कि इस नोड में अगर कोई भी सैंपल आता है तो वो पास वाली क्लास को बिलोंग करेगा और डिसीजन क्लियर है, पास होगा वो स्टूडेंट। लेकिन यहाँ पे जो नोड हमने बनाई थी, यहाँ पे डिसीजन क्लियर नहीं है। कोई भी रैंडमली सैंपल को हम पिक करते हैं तो वो पास भी हो सकता है, वो स्टूडेंट फेल सैंपल भी हो सकता है ना। इसी तरीके से अगर आप अब ये चेक करते हैं कि अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट में, यानी इस पूरे वर्टिकल कॉलम में जहां जहां वैल्यू आ रही है लो, जहां पे लो है अटेंडेंस, वहां पे आउटपुट क्या है? वहां पे हमेशा स्टूडेंट फेल हो रहा है। तो लो अटेंडेंस पे हमारे पास डिसीजन बहुत क्लियर है, क्लैरिटी है, तो ये नोड भी प्योर है। तो हमें इस तरीके के फीचर्स चाहिए जो कि हमें प्योर नोड्स दें। और प्योर नोड्स क्यों चाहिए? ताकि डिसीजन क्लियर कट हो, कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना। अब इसी तरीके से सेम डेटा के लिए एक बार देखते हैं कि अगर अटेंडेंस की जगह हम असाइनमेंट वाला फीचर यूज करते तो क्या तब भी हमारे पास प्योर नोड्स आती? और अगर प्योर नोड्स नहीं आती तो हम कैसे डिसाइड करते कि असाइनमेंट बेटर है फीचर या अटेंडेंस? तो अब देखिए, ओरिजिनली तो डेटा सेट में 5 सैंपल्स प्रेजेंट है, पास, पास, पास और 2 फेल, ठीक है। तो ओरिजिनली सारे क्लास लेबल्स हैं। अब अगर मैं दूसरा फीचर असाइनमेंट वाला फीचर यूज करती हूँ तो 2 ब्रांचेस बनेंगी, असाइनमेंट सबमिट किया है या असाइनमेंट डन है, या फिर असाइनमेंट डन नहीं है। तो येस और नो की 2 ब्रांचेस बनी। अब चेक कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आप खुद देखिए कि जहां असाइनमेंट सबमिटेड येस है, क्या वहां पे क्लास लेबल्स मिक्स्ड है या फिर एक ही तरीके के प्योर क्लास लेबल्स आ रहे हैं? ओके, तो असाइनमेंट सबमिटेड येस 3 जगहों पे है और यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहे हैं? पास, फेल और पास। तो मतलब जब असाइनमेंट सबमिट करा है स्टूडेंट ने तो चांसेस ज्यादा है कि वो पास होगा, पर फेल भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा क्लास लेबल्स है, तो ये डेटा प्योर नहीं है, ये इम्प्योर नोड है, ठीक है। अब नो के लिए चेक करो। नो के केस में पास कितनी बार आ रहा है, जहां कहाँ कितनी बार आप नो देख सकते हैं? नो यहाँ पे 2 बार आ रहा है असाइनमेंट डन के एट्रीब्यूट में, सॉरी, असाइनमेंट डन के एट्रीब्यूट में नो 2 बार आ रहा है। और जहां जहां नो आ रहा है वहां पे एक बार आपका रिजल्ट है पास और एक बार आपका रिजल्ट है फेल। ओके, तो यहाँ पे भी हमें मिक्सचर ऑफ क्लासेस मिला है। अब देखिए, अब एक हमारा फीचर था अटेंडेंस फीचर, एक हमारा फीचर है असाइनमेंट का फीचर। दोनों ही फीचर्स ने अपने अपनी तरीके से डिसीजन ट्रीज बनाए हैं, पर हम कौन से डिसीजन ट्री को प्रेफर करेंगे? ऐसा डिसीजन ट्री जिसमें एट्रीब्यूट ने हमें स्प्लिटिंग के बाद या फीचर ने हमें स्प्लिट करने के बाद क्लैरिटी या प्योर नोड्स दी है, डिसीजन बहुत क्लियर है, और वो फीचर यहाँ पे आपको दिख रहा है अटेंडेंस है। तो इसी तरीके को, इसी प्योरिटी और इम्प्योरिटी को चेक करने, जब हम मैथमेटिकली चेक करते हैं तो उस कॉन्सेप्ट को हम एंट्रोपी कहते हैं। अभी तो हमने डायग्राम के थ्रू देखा कि कौन सा प्योर है, कौन सा
इम्प्योर है और यहाँ पे 2 ही फीचर्स थे, तो डिसीजन ट्री बनाना बहुत सिंपल था, 5 सैंपल्स है। लेकिन जब लैक्स ऑफ रोज है, बहुत बड़ा डेटा है, बहुत सारे फीचर्स हैं, तब आपको एक मैथमेटिकल तरीका चाहिए ये कैलकुलेट करने के लिए कि कहाँ इम्प्योरिटी ज़्यादा है, कहाँ प्योरिटी ज़्यादा है। तो उसके लिए हम एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन गेन के स्प्लिटिंग क्राइटेरिया में यूज होता है और गेन रेशियो में भी इनडायरेक्टली यूज होता है। तो अब समझते हैं कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, जैसे आपको इस डायग्राम में मिक्स्ड बीड्स दिख रहे हैं, कुछ गोल्डन कलर के हैं, कुछ वाइट कलर के हैं और कुछ बेज कलर के हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के सैंपल्स हैं, तो ये मिक्स डेटा है, ये इम्प्योर डेटा है। तो प्योर डेटा वो होता है जिसमें सारे सैंपल्स, सारे उसके कंटेंट सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हों। जैसे अगर एक ऐसा ग्रुप है जिसके सारे स्टूडेंट्स पास हो गए, तो वो प्योर ग्रुप है। ओके, इस केस में हमारे पास डिसीजन लेते टाइम कोई कंफ्यूजन नहीं रहती और परफेक्ट क्लैरिटी होती है कि आउटपुट उसी क्लास में आएगा, एक से ज्यादा क्लासेस तो है ही नहीं यहाँ पे। ओके, इम्प्योर डेटा इसका ऑपोजिट होता है, ऐसा डेटा जिसमें अलग अलग क्लासेस के सैंपल्स मिक्स्ड हों। तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल सही बैठेगा कि ऐसी क्लास जहाँ पे आधे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, आधे स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। अब आप रैंडमली किसी भी एक स्टूडेंट को पिक करते हो तो आप सर्टेनिटी से या श्योरिटी से नहीं कह सकते कि वो स्टूडेंट पास है या फेल। इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजन है या डिसीजन लेना क्लियर नहीं है। ओके, तो अनसर्टेनिटी यहाँ पे हाई है और यहाँ पे हमें और फर्दर स्प्लिटिंग की जरूरत है। जब हमारे पास प्योर डेटा आ जाता है तो हमें स्प्लिटिंग और नहीं करनी पड़ती, हमारा डिसीजन ट्री वहीं पे उस नोड को स्टॉप कर देता है, वो नोड लीफ बन जाती है। अब डिसीजन ट्री के स्ट्रक्चर और डिटेल्स को मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप वो वीडियो भी पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग स्टॉप हो जाती है, लेकिन इम्प्योर डेटा के केस में स्प्लिटिंग कंटिन्यू रहती है। तो बेसिकली डिसीजन ट्री का एम होता है डिसीजन ट्री कंस्ट्रक्ट होते समय इम्प्योरिटी को मिनिमाइज करना या रिड्यूस करना, ताकि जो नोड्स बने, जो सबसेट्स बने, वो ज्यादा से ज्यादा प्योर हो। ओके, तो यही से कॉन्सेप्ट आता है एंट्रोपी का। एंट्रोपी का मतलब है इम्प्योरिटी, तो चाहे आप इम्प्योरिटी कहो या टेक्निकल वर्ड है एंट्रोपी, बात एक ही है। जहाँ पे इम्प्योरिटी ज्यादा या मिक्सचर ज्यादा, वहां पे एंट्रोपी ज्यादा। तो यहाँ पे जो पहला जार है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 अलग अलग तरीके के सर्कल्स मिक्स्ड हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन और रेड। तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए यहाँ पे एंट्रोपी ज्यादा है, क्योंकि इम्प्योर डेटा बहुत ज्यादा है। ठीक है, अनसर्टेनिटी है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे भी जार नंबर 2 में भी डेटा मिक्स्ड है, एक से ज्यादा तरीके के सैंपल्स एक साथ प्रेजेंट है, लेकिन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स यानी अलग अलग तरीके के सैंपल्स कितने हैं? 2 ही अलग तरीके की सर्कल्स हैं यहाँ पे, येलो और ब्लू। यहाँ पे 4 अलग तरीके के सर्कल्स थे, तो कंफ्यूजन ज्यादा थी। अब हमने सिर्फ 2 तरीके के सर्कल्स रखे हैं, तो कंफ्यूजन कम हुई है। तो यहाँ पे मीडियम या लेस एंट्रोपी है, लेस इम्प्योरिटी है। और जब हमारा परफेक्टली प्योर डेटा आ गया, यानी सेम ही तरीके के सैंपल्स हैं पूरे डेटा में, तो एंट्रोपी हमारी 0 हो जाती है। परफेक्टली हम बता सकते हैं कि क्या आउटपुट है यहाँ पे, क्या क्या डिसीजन होगा। तो यहाँ पे एंट्रोपी या इम्प्योरिटी लो है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो एंट्रोपी के लिए एक बार डिसीजन ट्री के रिस्पेक्ट में डायग्राम देखते हैं। सपोज आपके पास एक डेटा सेट है S नाम का, जिसमें 10 सैंपल्स हैं। 10 सैंपल्स में से 5 सैंपल्स की क्लास लेबल है yes और 5 सैंपल्स का क्लास लेबल है no। अब क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, 50% सैंपल्स एक क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, रिमेनिंग 50% दूसरी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, तो इम्प्योरिटी और अनसर्टेनिटी यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका मतलब एंट्रोपी भी यहाँ पे ज्यादा है। अब अगर इसी डेटा सेट को यूज करके
इसके एक एट्रीब्यूट पे मैं स्प्लिटिंग करती हूँ तो 2 ब्रांचेस आएंगी सपोज उस एट्रीब्यूट की। ब्रांच 1 में 5 सैंपल्स आए और पांचों ही सैंपल्स यस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, और ब्रांच 2 में भी 5 सैंपल्स आए लेकिन यहाँ पे मिक्स है क्लासेस का, 2 सैंपल्स हैं यस क्लास के और 3 सैंपल्स हैं नो क्लास के। अब वीडियो पॉज करके आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी ब्रांच प्योर है और कौन सी ब्रांच इम्प्योर है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो सके। ऑलराइट, तो ब्रांच 1 में मिक्सचर नहीं है, एक ही तरीके के क्लास लेबल्स हैं, तो ये प्योर नोड है और यहाँ पे एंट्रोपी लो है। 0 एंट्रोपी भी यहाँ पे कह सकते हैं क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ब्रांच 2 में मिक्स ऑफ क्लास लेबल्स है तो एंट्रोपी और इम्प्योरिटी ज्यादा है और इसीलिए ब्रांच 2 में डिसीजन लेना मुश्किल है। ब्रांच 1 में हम डायरेक्टली कॉन्फिडेंस के साथ, श्योरिटी के साथ एक डिसीजन दे सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सैंपल होगा वो यस क्लास को ही बिलोंग करेगा। ओके, तो एंट्रोपी की एक बार डेफिनेशन देखते हैं और फॉर्मूला भी देखते हैं। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर या कंफ्यूजन आपके डेटा सेट में, मतलब कितने मिक्स्ड सैंपल्स प्रेजेंट हैं आपके डेटा में, कितनी अलग अलग क्लासेस में डेटा में आपका कितनी अलग अलग क्लासेस में आपका डेटा प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर नोड पे। ठीक है, अब इसको मेजर करने के लिए हम एंट्रोपी का यूज करते हैं जो हमें ये बताती है कि आपकी क्लासेस कितनी मिक्स्ड है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिसीजन ट्री पे। ठीक है, अब एंट्रोपी का ये फॉर्मूला होता है, ये माइनस साइन आपको ध्यान में रखना है, माइनस ऑफ समेशन जे गोइंग फ्रॉम 1 to c प्रोबेबिलिटी ऑफ जे log 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ जे। अब इसका क्या मतलब है कि जितने भी हमारे पास अलग अलग क्लासेस हैं अपने डेटा सेट में, उन क्लासेस को हम नंबर दे रहे हैं जे 1 से स्टार्ट होके टोटल नंबर ऑफ क्लासेस सी तक जाएगा, और हर क्लास के लिए हम उस क्लास की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं टोटल डेटा में से और लॉग से उसकी वैल्यू निकाल के इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सारी क्लासेस के लिए इस वैल्यू को सम अप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है कि एंट्रोपी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी। एंट्रोपी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही हमेशा आती है। जब एंट्रोपी की वैल्यू 0 है मतलब परफेक्ट सर्टेनिटी है, नो कंफ्यूजन, प्योरिटी है। और जब एंट्रोपी की वैल्यू 1 है, 1 मतलब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, हाईएस्ट इम्प्योरिटी है। ठीक है, ओके, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए। तो सपोज आपके पास एक स्टूडेंट डेटा सेट है जिसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 10। पास क्लास में 6 स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं और फेल क्लास में 4 स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं। अब मैंने आपको कहा कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है सबसे पहले दोनों क्लासेस की। तो पहली क्लास की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी कि इस पर्टिकुलर क्लास में कितने सैंपल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स। तो पास वाली क्लास में 6 सैंपल्स थे और टोटल 10 सैंपल्स थे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 6/10 विच इज 0.6। अब अगर फेल क्लास को देखें तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, फेल क्लास में 4 सैंपल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल्स जो कि 10 ही हैं और इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.4। तो आपने अब यहाँ पे j की वैल्यू, ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, माइनस ऑफ j गोइंग फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ही क्लासेस हैं, pj log base 2 pj। ठीक है, j अलग अलग क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले p1 बन गया j की वैल्यू 1 हुई तो हम p1 यानी पास वाली क्लास की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी, और जब j की वैल्यू 2 हुई तो p2 को हम यूज करेंगे। तो एंट्रोपी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपने माइनस साइन लिखा, उसके बाद p1 मल्टीप्लाइड बाय log p1 बेस 2 प्लस p2 मल्टीप्लाइड बाय log p2 एट द बेस 2। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करो,
P1 की वैल्यू है 0.6 जो कि आपने यहाँ पे पुट कर दी है, P2 की वैल्यू है 0.4 जो कि आपने यहाँ पे पुट कर दी है। अगर आप कैलकुलेटर या लॉग टेबल यूज करके इसे आगे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास एंट्रोपी की वैल्यू आ जाएगी 0.97। अब यहाँ पे वीडियो को रोकिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या ये एंट्रोपी हाई है या लो है। तो देखिए एंट्रोपी की ये वैल्यू 1 के क्लोज है और 1 मतलब मैक्सिमम एंट्रोपी होता है। तो अभी इस डेटा में जब हमने स्प्लिटिंग नहीं करी है, जब हमारे पास दो क्लासेस का मिक्सचर है, तो ये एंट्रोपी की वैल्यू हाई है। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो कि है इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन स्प्लिटिंग क्राइटेरिया है जो कि डिसीजन ट्री में यूज किया जाता है हमें ये बताने के लिए कि हर फीचर हमें कितनी इंफॉर्मेशन देगा, इंफॉर्मेशन का कितना गेन होगा हमें किसी भी एक फीचर को यूज करने पे। आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई भी फीचर कितनी कंफ्यूजन या इम्प्योरिटी को रिड्यूस करेगा या कम करेगा स्प्लिट करने के बाद। तो ऐसा फीचर जो हमें ज्यादा प्योर नोड्स दे रहा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा एंट्रोपी या इम्प्योरिटी को कम कर रहा है, उन फीचर्स को हम प्रेफर करते हैं डिसीजन ट्री में चूज करना स्प्लिटिंग के लिए। तो एंट्रोपी का जो क्राइटेरिया है जो इंफॉर्मेशन गेन का क्राइटेरिया है वो एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और एंट्रोपी को यूज करता है ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा फीचर इस पॉइंट पे डिसीजन ट्री में यूज होगा स्प्लिटिंग के लिए। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि एंट्रोपी जितनी कम होती थी उतना अच्छा होता था, एंट्रोपी जितनी कम होगी उतनी प्योर नोड्स बनेंगी, लेकिन इंफॉर्मेशन गेन जितना ज्यादा होगा किसी फीचर का उतना वो अच्छा फीचर है और उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि डिसीजन ट्री उस फीचर को यूज करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ज्यादा गेन, हमें ज्यादा से ज्यादा गेन या प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए जो फीचर ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन देता है हम उसे सेलेक्ट करते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जिस फीचर की एंट्रोपी कम होती है हम उसे सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्टली। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन गेन का क्या फॉर्मूला होगा? किसी भी ट्री को स्प्लिट करने से पहले, मतलब हम अगर एक डिसीजन ट्री क्रिएट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर नोड पे चेक कर रहे हैं कि क्या कौन सा फीचर हमें यूज करना है स्प्लिटिंग के लिए, तो नोड पे स्प्लिट होने से पहले कितनी इम्प्योरिटी है पहले हम वो कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें कौन सी वैल्यू से पता चलेगा? एंट्रोपी बिफोर स्प्लिटिंग। और अगर हमने एक फीचर यूज कर लिया है और स्प्लिटिंग कर ली है तो स्प्लिटिंग करने के बाद हमारी क्या एंट्रोपी बची? मतलब अगर आप एक टीचर या एक ट्यूटर की हेल्प लेते हैं सिलेबस को समझने के लिए, तो टीचर के पढ़ाने से पहले अगर 90% इम्प्योरिटी थी और टीचर के पढ़ाने के बाद वो कंफ्यूजन 20% ही रह गई, तो वो टीचर अच्छी है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे और आपकी कंफ्यूजन को दूर करे। तो यहाँ पे पहले 90% कंफ्यूजन थी, स्प्लिट करने के बाद 20% कंफ्यूजन रह गई, तो ये फीचर अच्छा है। अगर कोई दूसरा फीचर हम यूज करते और स्प्लिटिंग के बाद वो कंफ्यूजन 50% रहने देता तो ये फीचर कम अच्छा है, क्योंकि 90% पहले कंफ्यूजन थी और फीचर को यूज करने के बाद सिर्फ 40% कंफ्यूजन कम हुई, 50% अभी भी बाकी है। जबकि जो दूसरा फीचर था उसने 70% हमारी कंफ्यूजन कम कर दी, तो वो ज्यादा अच्छा फीचर है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब डिसीजन ट्री बनाते टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि आप हर फीचर के लिए इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करोगे और फिर ये चेक करोगे, कंपेयर करोगे कि कौन सा फीचर आपको सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन दे रहा है, और जो फीचर सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन आपको देगा, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी इंफॉर्मेशन गेन की, उस फीचर को स्प्लिटिंग के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है,
ओके तो अब इंफॉर्मेशन गेन की जो हमने फॉर्मूला देखा उसे एंट्रोपी के वैल्यूज को ही यूज करते हुए और डिटेल में समझते हैं। तो एंट्रोपी बिफोर स्प्लिटिंग यानी फीचर को यूज करने से पहले क्या एंट्रोपी थी, कितनी कंफ्यूजन थी, माइनस एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिटिंग। अब ये जो एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिटिंग है इसे हम वेटेड एंट्रोपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वेटेड एंट्रोपी का मतलब है कि ऑन एन एवरेज कितनी कंफ्यूजन रह गई है स्प्लिट करने के बाद, यानी स्प्लिटिंग के बाद जो आपके सबसेट्स आए हैं, जो आपकी अलग अलग सब ट्रीज बने हैं, उसमें अभी डेटा कितना मिक्स्ड है। तो वेटेड एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है समेशन साइज ऑफ द सबसेट डिवाइडेड बाय टोटल साइज ऑफ द डेटा मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी ऑफ द सबसेट। तो अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। सपोज आपके पास 10 सैंपल्स थे ओरिजिनली, जिसमें से 6 सैंपल्स पास के थे और 4 सैंपल्स फेल के थे। अब इस डिसीजन नोड को अगर सपोज आपने एक फीचर को यूज करते हुए स्प्लिट करा है और इसमें किस तरीके का डेटा आया, 5 सैंपल्स यहाँ पे आए और 5 सैंपल्स यहाँ पे आए, ठीक है। अब सपोज इसे 6 और 4 लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो एक पहली नोड में, लेफ्ट वाली नोड में 6 सैंपल्स आए और राइट वाली नोड में 4 सैंपल्स आए। अब इन 6 सैंपल्स में से हम इस पर्टिकुलर नोड की हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, इस पर्टिकुलर नोड पे एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे और ओरिजिनल नोड पे हम एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। जो स्प्लिट होने से पहले हमने ये एंट्रोपी कैलकुलेट करी है, ये हमारी एंट्रोपी है बिफोर स्प्लिटिंग, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन गेन के फॉर्मूला में पहला टर्म हमें मिलेगा पेरेंट नोड, यानी स्प्लिट करने से पहले कितनी कंफ्यूजन है वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। फिर स्प्लिट करने के बाद जितने भी नोड्स बनती हैं, चाइल्ड नोड्स, उनकी इंडिविजुअल एंट्रोपी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब इन सारी चाइल्ड नोड्स की एंट्रोपी को एंट्रोपी 1, एंट्रोपी 2 एंड सो ऑन, इन सबको कंबाइन करने के लिए हम वेटेड एंट्रोपी का यूज करते हैं। अब इसे इस तरीके से समझिए कि आपको पहले 10 क्वेश्चंस में से 9 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम थी। आपने अपने फ्रेंड की हेल्प ली, 3 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, 4 क्वेश्चन उसने सॉल्व करे। तो अगर हमें ये पता लगाना है कि टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो हमें दोनों स्टूडेंट्स के डेटा को देखना है और ये एड अप करना है कि दोनों ने अपने अपने लेवल पे कितनी कंफ्यूजन कम करी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे नोड्स में भी देखेंगे कि पहली नोड में स्प्लिटिंग के बाद कितनी कंफ्यूजन कम हुई और दूसरी नोड ने कितनी कंफ्यूजन कम करी, और दोनों को ऐड कर देंगे। और ऐड करने का या कंबाइन करने का तरीका है वेटेड एंट्रोपी। वेटेड एंट्रोपी का मतलब है जितनी भी नोड्स आई हैं स्प्लिटिंग के बाद, हर नोड की एंट्रोपी को मल्टीप्लाई करो उस नोड के वेट के साथ और ऐसे सारे टर्म्स को ऐड अप कर दो। यानी पहली नोड के लिए आपने पहली नोड की जो एंट्रोपी आ रही है उसे मल्टीप्लाई करा उस नोड के वेट के साथ, फिर आपने इसे ऐड कर दिया दूसरी नोड की एंट्रोपी मल्टीप्लाइड बाय दूसरी नोड का वेट। अब एंट्रोपी तो हमें समझ आ गई कि दोनों नोड्स की क्या है। मैंने यहाँ पे जैसे बताया कि आपने दोनों चाइल्ड नोड्स की एंट्रोपी कैलकुलेट कर ली, लेकिन वेट क्या है? वेट हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर सबसेट में कितना परसेंटेज या कितना प्रोपोर्शन ऑफ डेटा है। जैसे ये जो ब्रांच है इसमें टोटल कितने सैंपल्स आए हैं, 10 में से 6 सैंपल्स आए हैं, तो इस नोड का, पहली वाली नोड का वेट हो जाएगा 6/10। और दूसरी वाली नोड में कितने सैंपल्स आए हैं? दूसरी वाली नोड में 4 सैंपल्स आए हैं, तो दूसरी नोड का वेट हो जाएगा 4/10, ठीक है। तो यहाँ पे वेट से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि हमें ये पता लग पाए कि अलग अलग नोड्स, जो चाइल्ड नोड्स हैं, वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, और इसी वैल्यू से, वेट वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे उनकी एंट्रोपीज जो हमने कैलकुलेट करी है। तो 6/10 मल्टीप्लाइड बाय पहली नोड की एंट्रोपी प्लस
4/10 मल्टीप्लाइड बाय दूसरी चाइल्ड नोड की एंट्रोपी, ये हमें वेटेड एंट्रोपी दे देगा। और जब वेटेड एंट्रोपी को हम इस पर्टिकुलर वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी बिफोर स्प्लिटिंग से, स्प्लिट करने से पहले जो वैल्यू थी उससे जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन आ जाएगा। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें अगर इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, एंट्रोपी बिफोर स्प्लिटिंग कैलकुलेट करेंगे और एंट्रोपी आफ्टर स्प्लिटिंग कैलकुलेट करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बता रही हूँ, आप इस स्टेप्स को नोट डाउन कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन गेन को डिस्क्राइब करने के लिए या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम में। अब सबसे पहला स्टेप है, अगर हमें इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करना है तो हमें इस टर्म की वैल्यू चाहिए कि कितनी एंट्रोपी है डिसीजन ट्री की स्प्लिटिंग करने से पहले या किसी भी एक स्पेसिफिक फीचर को यूज करने से पहले कितनी एंट्रोपी थी पेरेंट नोड पे। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने ये देखा कि इस डेटा में टोटल कितने सैंपल्स हैं। देखिए यहाँ पे फिर से मैं अपना डिसीजन ट्री बना रही हूँ। ओरिजिनली जब हमने कोई स्प्लिटिंग नहीं करी है तो हमारे पास 3 क्लास लेबल्स हैं जो कि पास वाली क्लास को बिलोंग कर रहे हैं और 2 क्लास लेबल्स हैं जो फेल वाली क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। ये स्प्लिटिंग से पहले का सिनेरियो है। तो यहाँ पे एंट्रोपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, एंट्रोपी का फॉर्मूला लगेगा माइनस ऑफ P1। अब पास होने की यानी P1 प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, पास होने के कितने सैंपल्स हमारे पास है, कितने क्लास लेबल्स है, 3, टोटल कितने सैंपल्स है, 5, तो 3/5 आ गई P1 या पास होने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से दूसरी क्लास यानी फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फेल कितने क्लास लेबल्स हैं ओरिजिनली बिफोर स्प्लिटिंग के, कितने क्लास लेबल्स हैं फेल, 2 फेल के क्लास लेबल्स हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने क्लास लेबल्स हैं हमारे पास, 5 टोटल क्लास लेबल्स हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गई फेल वाली क्लास की प्रोबेबिलिटी। तो इन्हीं वैल्यूज को हमने एंट्रोपी के फॉर्मूला में पुट किया है, P1 log P1 प्लस P2 log P2, और इस वैल्यू को जैसे हमने पहले भी देखा था 0.97 ये वैल्यू आएगी। तो स्प्लिटिंग से पहले अब हमने कैलकुलेट करी है एंट्रोपी और ये एंट्रोपी हमारी आई है 0.97। ठीक है, अब अगर हमें स्प्लिटिंग करनी है तो हमें इन 2 फीचर्स में से किसी एक फीचर को यूज करना है, या तो अटेंडेंस वाला फीचर या असाइनमेंट वाला फीचर। तो हमारे पास 2 केसेस बनेंगे, या तो स्प्लिट करो एट्रीब्यूट अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट पे, केस 1 हो जाएगा ये, और केस 2 हो जाएगा कि स्प्लिट करो असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट पे। तो इसी दोनों केसेस को एक एक करके समझते हैं। हमने देखा ओरिजिनली हमारा डेटा मिक्स्ड था जिसमें 3 पास लेबल्स थे और 2 फेल लेबल्स थे। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले फीचर को यानी अटेंडेंस वाले फीचर को यूज कर रहे हैं स्प्लिटिंग के लिए। अब अटेंडेंस वाले फीचर में कितनी पॉसिबल डिफरेंट वैल्यूज है, 2 अलग अलग तरीके की वैल्यूज हैं, एक हो गया हाई और दूसरा हो गया लो। तो एक ब्रांच हमारी बन जाएगी अटेंडेंस इक्वल टू हाई, मैं यहाँ पे A इक्वल टू हाई लिख रही हूँ, और दूसरी ब्रांच में हम वो डेटा लिखेंगे जहाँ पे अटेंडेंस इक्वल टू लो आ रही है। अब दोनों ही नोड्स पे कौन कौन से सैंपल्स आएंगे, देखिए जहां जहां अटेंडेंस हाई है इन 3 सैंपल्स में आपके क्लास लेबल्स क्या आ रहे हैं, पास, पास और पास। तो ये जो नोड बनेगी इसमें 3 क्लास लेबल्स आएंगे और तीनों ही पास नाम की क्लास को बिलोंग करेंगे। जब हमारे पास अटेंडेंस की वैल्यू लो है तो हमारे पास कौन से क्लास लेबल्स आ रहे हैं, 2 क्लास लेबल्स आ रहे हैं और दोनों ही फेल क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 2 जो आपने नोड्स बनाई हैं स्प्लिटिंग के बाद, इस वाली नोड में टोटल सैंपल्स हैं 3, पास क्लास को बिलोंग करने वाले सैंपल्स हैं 3 और फेल क्लास को बिलोंग करने वाले सैंपल्स हैं 0। जबकि इस पर्टिकुलर नोड में आपके पास टोटल सैंपल्स हैं कितने, 2,
पास क्लास को कोई सैंपल बिलोंग नहीं कर रहा और फेल क्लास को 2 सैंपल्स बिलोंग कर रहे हैं। तो यहीं से प्रोबेबिलिटीज आप कैलकुलेट करिए। यहाँ पे दोनों ही नोड्स में हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटीज। P1 यानी पास होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है पहली नोड में? 3 सैंपल्स हैं पास के और टोटल सैंपल्स भी 3 हैं। तो P1 पहली नोड के लिए या हाई वाली नोड के लिए हमारे पास वैल्यू आ गई 3/3। और यहीं पे अगर जब एट्रीब्यूट की वैल्यू हाई है तो कितने सैंपल्स आ रहे हैं फेल के? हमारे पास 0 सैंपल्स आ रहे हैं फेल के और टोटल कितने सैंपल्स हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी P2 या फेल होने की प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर नोड में हमारे पास हो गई 0/3। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे पहली ब्रांच के लिए, अगर हमें अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है तो हमें उसकी हर ब्रांच के लिए एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। ब्रांच 1 और ब्रांच 2 दोनों की एंट्रोपी कैलकुलेट करने के बाद फिर हम इनकी कंबाइंड एंट्रोपी, जो कि वेटेड एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तब हमें जाके मिलेगा कि अटेंडेंस वाले फीचर में फर्स्ट केस में क्या इंफॉर्मेशन गेन है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हम सेकंड वाले फीचर के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट फीचर की कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट फीचर जो कि अटेंडेंस है उसमें 2 ब्रांचेस हैं, हाई और लो। तो आपको एंट्रोपी 2 ब्रांचेस के लिए कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है -P1 यानी 3/3 पास होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय log P1 बेस 2 प्लस P2 यानी फेल होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय log P2 जो कि 0 ही आएगा बेस 2। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये आपकी वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि log 1 बेस 2 ये पहला टर्म आपको 0 देगा और यहाँ पे भी आप 0 से log को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये भी 0 आ जाएगा और ये माइनस साइन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा क्योंकि वैल्यू 0 है। -0 + 0 0 ही होता है। ठीक है, तो ये हमारी एंट्रोपी आई पहली हाई वाली ब्रांच पे। इसी तरीके से अब हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है दूसरी ब्रांच पे। दूसरी ब्रांच हमारी कौन सी है? दूसरी ब्रांच हमारी है अटेंडेंस इक्वल टू लो। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पहले कैलकुलेट करो। कितने सैंपल्स हैं पास क्लास के? 0 सैंपल्स हैं। तो और टोटल सैंपल्स कितने हैं? 2। तो 0/2 P1 हो गया और P2 कितना हो गया? फेल क्लास के कितने सैंपल्स हैं? 2 और टोटल सैंपल्स कितने हैं? 2। तो P2 2/2 1 हो गया। तो यहाँ पे लो क्लास के लो वाली ब्रांच के लिए हमारे पास जो क्लास लेबल्स का मिक्स आ रहा है उसमें पास वाला एक भी सैंपल नहीं है और दोनों ही फेल वाली क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंट्रोपी का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया -P1 यानी 0/2 log P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ P2। अब इसे भी आप कैलकुलेट करेंगे, चाहे कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर में आप गूगल सर्च भी पूरा ये फॉर्मूला करें, पूरी ये वैल्यू लिखें तो आपको आउटपुट 0 दिखेगा। तो अब हमें ये पता चल गया कि जो हमारी लेफ्ट साइड वाली नोड थी इसकी एंट्रोपी भी 0 है और जो राइट साइड वाली नोड थी इसकी एंट्रोपी भी 0 है। मतलब हमें ये पता चल गया कि स्प्लिटिंग के बाद दोनों ब्रांचेस की एंट्रोपी क्या थी। लेकिन अब हमें स्प्लिटिंग के बाद कंबाइंड या वेटेड एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है। तो वेटेड एंट्रोपी के लिए हम क्या करेंगे? जो पहली ब्रांच है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसकी एंट्रोपी के साथ। अब पहली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहली ब्रांच में कितना प्रोपोर्शन ऑफ डेटा आ रहा है? ओरिजिनली सैंपल्स थे 5 और इस ब्रांच में कितने सैंपल्स आए हैं? 3 सैंपल्स आए हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई या इसका प्रोपोर्शन हो गया 3/5। इसी तरीके से इस वाली ब्रांच में 2 सैंपल्स आए हैं, फेल और फेल, और यहाँ पे टोटल सैंपल स्प्लिटिंग से पहले कितने थे? 5। तो ये साइज क्या है? 2/5 है टोटल डेटा का। तो वेटेड एंट्रोपी में हमने मल्टीप्लाई करा P1 को यानी 0 को वेट 1 के साथ। पहली ब्रांच का वेट हमारा आ रहा है 3/5, उसे उसकी एंट्रोपी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 0 थी।
दूसरी ब्रांच का साइज या वेट आ रहा है 2/5 और उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया और इसका आउटपुट भी 0 आएगा। तो मतलब वेटेड एंट्रोपी का आपका आउटपुट आया है, वेटेड एंट्रोपी की वैल्यू आई है 0, यानी स्प्लिट करने के बाद आपकी एंट्रोपी 0 रह गई। स्प्लिट करने से पहले आपकी एंट्रोपी कितनी थी? आपकी एंट्रोपी 0.97 थी, जो कि हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया था, है ना। वीडियो को पॉज करके आप पिछली स्लाइड में भी जाके देखिए कि 0.97 हमने रूट नोड के लिए यहाँ के लिए कैलकुलेट करी थी एंट्रोपी। तो स्प्लिटिंग से पहले कितनी कंफ्यूजन थी? 0.97। स्प्लिटिंग के बाद कितनी कंफ्यूजन रह गई? वेटेड एंट्रोपी की वैल्यू है 0, तो हमें कितना इंफॉर्मेशन का गेन हुआ? 0.97। ठीक है, तो यहाँ पे अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट के लिए हमने इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करा जो कि 0.97 आ रहा है। अब इसी तरीके से हमें असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट के लिए कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन गेन को यूज करते हुए हमें ये पता करना है कि कौन सा एट्रीब्यूट बेस्ट रहेगा स्प्लिटिंग के लिए। तो हमने अटेंडेंस के लिए पहले चेक करा, दो केसेस थे ना हमारे, एक था अटेंडेंस और एक था असाइनमेंट। पहले केस में हमने ये देखा कि रूट नोड पे या स्प्लिट करने से पहले हमारी एंट्रोपी थी 0.97 और जब हमने अटेंडेंस एट्रीब्यूट को यूज कर लिया तो हमारी एंट्रोपी रह गई 0, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं रही और प्योर नोड्स हमें मिली। तो अटेंडेंस एट्रीब्यूट को यूज करने के बाद हमारी इंफॉर्मेशन गेन हुआ 0.97। अब हमें चेक करना है कि क्या अटेंडेंस एट्रीब्यूट बेटर है, वो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, या असाइनमेंट वाला एट्रीब्यूट बेटर रहेगा। असाइनमेंट वाला एट्रीब्यूट तब बेटर होगा जब वो ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन दे अटेंडेंस से कंपेयर करें हम। तो अटेंडेंस का इंफॉर्मेशन गेन 0.97 था, अगर 0.97 से ज्यादा आती है असाइनमेंट वाले की वैल्यू, असाइनमेंट वाले की इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू, तो हम असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट को चूज करेंगे स्प्लिटिंग के लिए। अदरवाइज अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट को चूज करेंगे अगर उसकी इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट। ओके, तो अब अगेन हमें वही प्रोसेस करना है। ओरिजिनली हमारी जो पेरेंट नोड है या रूट नोड है, इसके लिए हमने एंट्रोपी सबसे फर्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट करी थी। इसके लिए एंट्रोपी हमारी आई थी 0.97। ठीक है, अब जब हम असाइनमेंट वाला एट्रीब्यूट या फीचर यूज कर रहे हैं तो हमारे पास कितनी डिफरेंट तरीके की वैल्यूज है। एक वैल्यू है यस, यानी असाइनमेंट सबमिट हो गया है। दूसरी वैल्यू है नो, यानी असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं किया है स्टूडेंट ने। जहां जहां असाइनमेंट सबमिटेड की वैल्यू यस है, वहां पे क्या क्लास लेबल्स आ रहे हैं? 2 बार पास क्लास लेबल आ रहा है और 1 बार फेल वाला सैंपल आ रहा है। तो अगर इस स्टेप में हम देखें तो 2 ब्रांचेस हमारी बनी है। पहली ब्रांच में अब आप देखिए कि कौन कौन से कितने सैंपल्स हैं। टोटल सैंपल्स हैं 3, पास वाले सैंपल्स हैं 2 और फेल वाले सैंपल 1 है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए। P1 क्या होगा? पास के कितने सैंपल्स हैं? 2 और टोटल कितने सैंपल्स हैं? 3, तो 2/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पहली क्लास की या पास वाली क्लास की। और अगर P2 कैलकुलेट करें, फेल वाले कितने सैंपल्स हैं? 1 सैंपल है। टोटल कितने नोड में सैंपल्स हैं? 3, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इस नोड के लिए पहले हम एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं। एंट्रोपी का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया P1 यानी पास क्लास की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ P1। फिर हमने इसी वैल्यू को ऐड किया P2 फेल होने की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ P2। फिर आप इस वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.92। अब कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकती है कि इस माइनस साइन का क्या हुआ मैम। देखिए, जब आप इस इंटरनल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगी -0.92 और जब बाहर वाला माइनस साइन भी आप यूज करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट के लिए एक ब्रांच की एंट्रोपी कैलकुलेट करी है। दूसरा स्टेप क्या है?
दूसरी ब्रांच की एंट्रोपी अब हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरी ब्रांच में यानी जहां जहां असाइनमेंट सबमिटेड की वैल्यू 9 है तो क्या क्लास लेवल आ रहा है, एक बार पास एक बार फेल। तो यहाँ पे एक बार पास क्लास लेवल आ रहा है, एक बार फेल। अब इस केस में देखिए टोटल कितने सैंपल्स हैं, इस पर्टिकुलर नोड में 2 सैंपल्स आए हैं, एक पास एक फेल। पास क्लास के कितने सैंपल्स हैं, एक। फेल क्लास के कितने सैंपल्स हैं, एक। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P1 यानी पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2, P2 फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ओके, अब इन्हीं वैल्यूज को हम यहाँ पे फॉर्मूला में रखेंगे, एंट्रोपी के फॉर्मूला में। एंट्रोपी के फॉर्मूला में जब हमने ये वैल्यूज रखी तो P1 मल्टीप्लाइड बाय लॉग P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाय लॉग P2 और इन पूरे के बाहर माइनस साइन आएगा तो ये वैल्यू आपकी आ जाती है 1। तो यहाँ पे लेफ्ट वाली नोड की आपकी एंट्रोपी आ गई 0.92 और राइट वाली नोड की आपकी एंट्रोपी आ गई 1। अब इन दोनों से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फटाफट कमेंट्स में बताइए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। तो इन दोनों एंट्रोपीज को कैलकुलेट करने के बाद अब हम वेटेड एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे। वेटेड एंट्रोपी इन दोनों ही वैल्यूज को कंबाइन करेगी एक सिंगल वैल्यू में। तो अब वेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जो यस वाली ब्रांच है उसमें कितने सैंपल्स आ रहे हैं, इस वाली ब्रांच में 3 सैंपल्स आ रहे हैं टोटल 5 सैंपल्स में से। तो यस वाली ब्रांच का वेट हो गया 3/5 और इसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसकी एंट्रोपी के साथ। इसकी एंट्रोपी हमें क्या मिली थी, 0.92। फिर उसके बाद हम सेकेंड वाली ब्रांच, नो वाली ब्रांच का वेट कैलकुलेट कर रहे हैं। नो वाली ब्रांच का क्या वेट है, कितने सैंपल्स इसमें आए हैं, 2 सैंपल्स आए हैं, एक पास एक फेल। देखिए टोटल 2 है और पहले कितने सैंपल्स थे, 5 थे। तो इसका वेट आ जाएगा 2/5 और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी एंट्रोपी जो हमने कैलकुलेट करी है 1 और ये वैल्यू आएगी 0.95। तो स्प्लिट होने के बाद भी 0.95 कंफ्यूजन है। स्प्लिट होने से पहले कितनी कंफ्यूजन या कितनी एंट्रोपी थी, 0.97। तो इंफॉर्मेशन गेन अब हम कैलकुलेट करेंगे। इंफॉर्मेशन गेन में स्प्लिट होने से पहले की एंट्रोपी हमने लिखी 0.97, स्प्लिट होने के बाद यानी वेटेड एंट्रोपी उसमें से माइनस कर दी तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0.02। अब अगर आप वीडियो पॉज करके अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट को कंपेयर करें तो अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट के लिए हमारी इंफॉर्मेशन गेन की वैल्यू आ रही थी 0.97 और क्योंकि 0.97 बड़ा है 0.02 से तो मतलब अटेंडेंस वाला एट्रीब्यूट हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हम अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट को चूज करेंगे फर्स्ट स्टेप पे स्प्लिटिंग करने के लिए और इसी तरीके से कैलकुलेशन आप हर स्टेप पे करते हो इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करने के लिए। ओके ऑलराइट, अब आते हैं अपने सेकंड स्प्लिटिंग क्राइटेरिया पे जो कि है गेन रेशियो। देखिए गेन रेशियो इंफॉर्मेशन गेन की कुछ डिसएडवांटेज को ओवरकम करता है या कवर अप करता है या करेक्ट करता है। अब इंफॉर्मेशन गेन की डिसएडवांटेज क्या है, अगर आपके पास इस तरीके का डेटा है जिसमें एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी बहुत डिफरेंट तरीके की वैल्यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्टूडेंट डेटा है और उसमें एक फीचर है स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट रोल नंबर। अब किसी भी यूनिवर्सिटी या स्कूल में स्टूडेंट के रोल नंबर्स यूनिक होते हैं यानी इस वाले फीचर में हर स्टूडेंट के लिए एक अलग फीचर वैल्यू होगी। तो हमारे पास इस फीचर में बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट या यूनिक वैल्यूज हैं एज कंपेयर टू अदर फीचर। यानी अगर इसी डेटा में हमारे पास स्टूडेंट आईडी या स्टूडेंट रोल नंबर के साथ साथ स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट एज है, तो स्टूडेंट के नेम फिर भी सेम हो सकते हैं लेकिन रोल नंबर कभी सेम नहीं होंगे। स्टूडेंट की एज भी सेम हो सकती है लेकिन रोल नंबर सेम नहीं होंगे। तो इंफॉर्मेशन गेन क्या करता है, वो उन एट्रीब्यूट्स को फेवर करता है जिनके पास ज्यादा से ज्यादा डिस्टिंक्ट या यूनिक वैल्यूज होती हैं डेटा में और उन एट्रीब्यूट्स को चूज करता है स्प्लिटिंग के लिए। तो
अगर ऐसे फीचर्स हैं जिनमें डिस्टिंक्ट या अलग अलग वेराइटी ऑफ वैल्यू ज्यादा है तो डायरेक्टली इंफॉर्मेशन गेन उन फीचर्स को चूज करेगा स्प्लिट करने के लिए। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे फीचर्स हमेशा सही डिसीजन ट्री बनाए, क्योंकि अगर देखिए स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे आप डिसीजन ट्री बनाने लगेंगे तो आपकी कितनी डिफरेंट ब्रांचेस बनेंगी, जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उस स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर के कॉलम में, और हर एक स्टूडेंट के लिए एक इंडिविजुअल नोड बनेगी। तो स्टूडेंट रोल नंबर से हमें ज्यादा कुछ प्योर स्प्लिटिंग या फिर ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। तो ऐसे केसेस में जब इंफॉर्मेशन गेन बायस हो जाता है कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स की तरफ, तो हमें इंफॉर्मेशन गेन की जगह दूसरे क्राइटेरिया यूज करने पड़ते हैं। और गेन रेशियो एक ऐसा क्राइटेरिया है जो इंफॉर्मेशन गेन की इस ड्रॉबैक को करेक्ट करता है। ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन गेन की जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है उसे डिवाइड करेगा स्प्लिट इंफॉर्मेशन की वैल्यू से। अब स्प्लिट इंफॉर्मेशन क्या होती है, मतलब इंफॉर्मेशन गेन तो कोई एट्रीब्यूट दे ही रहा है, लेकिन वो स्प्लिटिंग किस तरीके की कर रहा है इस चीज को भी कंसिडर करता है गेन रेशियो। तो स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट तरीके की नोड्स में तो नहीं हो रही, यानी बहुत डिस्टिंक्ट नोड्स तो नहीं आ रही, ये कंसिडर करेगा। अगर ऐसा है तो फिर गेन रेशियो उस एट्रीब्यूट को या उस फीचर को प्रेफरेंस नहीं देगा। अगर हमारे एट्रीब्यूट में स्प्लिटिंग अच्छी हो रही है और इंफॉर्मेशन गेन भी अच्छा है तो गेन रेशियो उस एट्रीब्यूट को फुलफिल यूज करेगा डिसीजन ट्री को क्रिएट करने के लिए। तो गेन रेशियो का क्या फॉर्मूला हो गया, इंफॉर्मेशन गेन डिवाइडेड बाय स्प्लिट इंफॉर्मेशन। अब देखिए कोई भी फीचर है उसके लिए आपने इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करा, उसके लिए आपने स्प्लिट इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करी, दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास गेन रेशियो आ जाएगा। जितना ज्यादा गेन रेशियो उतना अच्छा वो फीचर होगा स्प्लिटिंग के लिए, यानी उतने अच्छे से वो स्प्लिटिंग करेगा ताकि हमारा जो डिसीजन ट्री है बैलेंस्ड बने, अननेसेसरी स्प्लिटिंग ना हो या सही फीचर चूज हो, कोई बायसनेस ना हो उन फीचर्स की तरफ जिनमें ज्यादा वैरायटी या डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हायर इंफॉर्मेशन गेन देने वाले फीचर्स को हम प्रेफर करते थे, उसी तरीके से हाई गेन रेशियो देने वाले फीचर्स को हम सेलेक्ट करेंगे। और गेन रेशियो उन सारे फीचर्स पे पेनल्टी लगाता है जो बहुत छोटे छोटे पार्टीशंस करते हैं, बहुत ज्यादा स्प्लिटिंग करते हैं, और पेनल्टी लगाने के बाद जो गेन रेशियो की वैल्यू आती है वो हमें फाइनल डिसीजन बताती है। जिस एट्रीब्यूट का गेन रेशियो ज्यादा उसे हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए ये जानना जरूरी है, देखिए हमने ये तो समझ लिया कि इंफॉर्मेशन गेन कैसे कैलकुलेट होता है, हमें ये जानना जरूरी है कि स्प्लिट इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट होती है। अब स्प्लिट इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला है माइनस समेशन ऑफ आई गोइंग फ्रॉम 1 to n pi log pi। अब देखिए इस फॉर्मूला को देखते ही आप कहेंगे मैम ये तो एंट्रोपी वाला फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला सेम है लेकिन पीआई का मतलब यहाँ पे अलग है, यही कैच है। एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरीके का होता था, सेम ही है यहाँ पे फॉर्मूला, बस आई और जे में डिफरेंस है और पी जे के मतलब में डिफरेंस है। आई और जे के मतलब से, आई और जे के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी आप आई लिख सकते हैं, आई गोइंग फ्रॉम 1 to n, बात एक ही है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या का मतलब क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एंट्रोपी में हम किसी भी नोड में कितनी डिफरेंट क्लासेस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते थे। जैसे अगर इस डेटा को हम देखें और इसके लिए हम अटेंडेंस वाला एट्रीब्यूट देखें तो अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट में दो पॉसिबल वैल्यूज है, हाई और लो। हाई वैल्यू के लिए क्या क्लासेस आई हैं जब हम स्प्लिटिंग करेंगे, 3 पास वाली क्लासेस और 0 फेल क्लासेस। तो हमने एंट्रोपी किस बेसिस पे कैलकुलेट करी है, प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, पास वाले क्लास लेबल की प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर नोड में क्या होगी। और सिमिलरली
फेल वाले क्लास लेबल की प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर स्प्लिटेड नोड में क्या होगी? तो एंट्रोपी क्लास लेबल्स पे काम करता है, क्लास लेबल्स की प्रोबेबिलिटी निकालता है। जबकि अगर हम स्प्लिट इंफॉर्मेशन की बात करें तो स्प्लिट इंफॉर्मेशन ब्रांचेस की बात करता है। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पहले 5 थे, हाई वाली नोड में आपके पास कितने सैंपल्स आए हैं? 3, तीनों ही पास के हैं। लो वाली नोड में आपके पास कितने सैंपल्स आए हैं? 2, दोनों ही फेल के हैं। तो क्लास लेबल्स को कंसिडर नहीं करेगा स्प्लिट इंफॉर्मेशन। स्प्लिट इंफॉर्मेशन जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेगा तो इस पर्टिकुलर नोड की कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी? जितने इसमें सैंपल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, जो कि पहले 5 थे। तो जिस तरीके से एंट्रोपी में वेटेड एंट्रोपी में हम वेट कैलकुलेट करते थे ना, टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन एनी ब्रांच, यहाँ पे क्लास लेबल क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से स्प्लिट इंफॉर्मेशन के लिए लो वाली ब्रांच में कितने सैंपल्स आए हैं? 2 आउट ऑफ 5। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी या वेट हो गया 2/5। तो स्प्लिट इंफॉर्मेशन ब्रांच के वेट्स को, कितने प्रोपोर्शन ऑफ डेटा आया है उस पर्टिकुलर ब्रांच में, उसको कैलकुलेट करेगी। तो आपकी स्प्लिट इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट होगी इस डेटा के लिए? सबसे पहले आपने P1 यानी हाई वाली ब्रांच का वेट लिखा 3/5, उसे मल्टीप्लाई करा लॉग ऑफ P1 के साथ। फिर आपने लो वाली ब्रांच का वेट लिखा जो कि आया 2/5, और उसे फिर मल्टीप्लाई करा आपने लॉग ऑफ 2/5 से, और ये वैल्यू आपकी स्प्लिट इंफॉर्मेशन देगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन गेन तो हमने दोनों नोड्स के लिए पिछले हमने इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए, अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट के लिए और असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट के लिए हमने कैलकुलेट करा ही था। तो हमें 2 केसेस में गेन रेशियो को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट के लिए हमें गेन रेशियो को कैलकुलेट करना है। अटेंडेंस वाले गेन रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमने पहले स्प्लिट इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करी और इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करा। इंफॉर्मेशन गेन हमारा अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट के लिए आ रहा था 0.97। तो गेन रेशियो क्या हो जाएगा? इंफॉर्मेशन गेन डिवाइडेड बाय स्प्लिट इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.97 डिवाइडेड बाय 0.97, और यहाँ पे आ गया आउटपुट 1। तो इंफॉर्मेशन गेन पहले कैलकुलेट हमने करा, उसके बाद हमने स्प्लिट इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करी इस पर्टिकुलर अटेंडेंस एट्रीब्यूट को यूज करते हुए, और फिर उसके बाद गेन रेशियो हमने कैलकुलेट करा। इसी तरीके से अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? 2 केसेस थे ना हमारे पास। पहले केस में हमें कैलकुलेट करना था कि अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट का गेन रेशियो क्या आया है, और असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट को अगर हम यूज करें स्प्लिटिंग के लिए तो गेन रेशियो क्या आया है। तो अटेंडेंस के लिए तो गेन रेशियो हमारा 1 आ गया। अब असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट के लिए देख लेते हैं। असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट के केस में हमारे पास स्प्लिटिंग किस तरीके से हो रही है? ओरिजिनली हमारे पास 5 सैंपल्स थे। अगर मैं असाइनमेंट वाला एट्रीब्यूट यूज कर रही हूं तो एक ब्रांच बनेगी यस, दूसरी ब्रांच बनेगी नो। यस वाली ब्रांच में कितने सैंपल्स आ रहे हैं? 1, 2 और 3। और नो वाली ब्रांच में कितने सैंपल्स आ रहे हैं? 2। तो यहाँ पे भी स्प्लिट इंफॉर्मेशन के लिए जो वेट्स कैलकुलेट होंगे वो होंगे 3/5, और इस नोड का होगा 2/5। ओके, तो यहाँ पे लेस वाली ब्रांच का वेट आ गया 3/5, लो वाली ब्रांच का वेट आ गया 2/5। तो स्प्लिट इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट होगी? स्प्लिट इंफॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया? हमने पहली वाली ब्रांच का वेट लिखा 3/5, उसे मल्टीप्लाई करा लॉग बेस 3/5 से। ठीक है, फिर इसमें ऐड कर दिया दूसरी ब्रांच 2/5 मल्टीप्लाइड बाय लॉग 2/5। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा 0.97। ठीक है, तो स्प्लिट इंफॉर्मेशन आपके पास 0.97 आ गई। अब गेन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट के लिए इंफॉर्मेशन गेन हमारा आ रहा था 0.02 डिवाइडेड बाय स्प्लिट इंफॉर्मेशन जो कि हमारे पास यहाँ पे आई है 0.97। तो यहाँ पे आपका गेन रेशियो आ गया 0.02। ओके,
तो अब आप कंपेयर करोगे गेन रेशियो अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट के लिए हमारे पास कितना मिल रहा था, 0 चेक करिए पिछले उसमें हमारे पास गेन रेशियो अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट के लिए 1 मिल रहा था, और असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट के लिए हमें क्या मिला है, गेन रेशियो 0.02। तो यहाँ पे कौन सा गेन रेशियो ज्यादा है, अटेंडेंस का गेन रेशियो ज्यादा है, तो यहाँ पे अटेंडेंस वाला एट्रीब्यूट सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये है गेन रेशियो जिसमें हम इंफॉर्मेशन गेन और स्प्लिट इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। अब फाइनल हमारा कॉन्सेप्ट आता है गिनी इंडेक्स, यानी थर्ड और फाइनल स्प्लिटिंग क्राइटेरिया है गिनी इंडेक्स। गिनी इंडेक्स इम्प्योरिटी को डायरेक्टली मेजर करता है, जैसे एंट्रोपी डायरेक्टली मेजर होती है, वो भी इम्प्योरिटी को डायरेक्टली मेजर कर रहा है। अब क्योंकि इम्प्योरिटी मेजर कर रहा है तो इसका मतलब है कि इम्प्योरिटी जितनी कम होगी उतना ज्यादा अच्छा फीचर है, यानी जितनी लो या कम वैल्यू होगी गिनी इंडेक्स की उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग अच्छी है। पिछले दोनों केस में चाहे इंफॉर्मेशन गेन हो चाहे गेन रेशियो हो, जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ही वो फीचर को हम चूज कर रहे थे, लेकिन गिनी इंडेक्स के केसेस में जितनी लो वैल्यू उतना हम उस फीचर को चूज करेंगे, उतना प्रेफरेंस देंगे। तो गिनी इंडेक्स का ये फॉर्मूला होता है जिसमें हम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सारी क्लासेस की प्रोबेबिलिटीज, यानी पहली क्लास की प्रोबेबिलिटी, पहली ब्रांच की प्रोबेबिलिटी, फिर उसमें से हम दूसरी ब्रांच की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर फीचर पे जब हमने स्प्लिटिंग करी है, दोनों ही प्रोबेबिलिटीज को स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक ऐसा स्प्लिट है जहां पे सारे सैंपल्स यस क्लास को बिलोंग करते हैं, तो हमारा गिनी इंडेक्स क्या आएगा, 0 वैल्यू आएगा। 0 मतलब 0 इम्प्योरिटी, 0 कंफ्यूजन, और 0 कंफ्यूजन हमारी प्रेफर्ड स्टेट है, यानी प्योर स्टेट है। तो 0 वैल्यू हमेशा प्रेफर होती है गिनी इंडेक्स की। अब अगर इसी तरीके से स्प्लिट करने के बाद कोई फीचर 50% एक तरीके के सैंपल दे रहा है, 50% दूसरे तरीके के सैंपल दे रहा है, तो इस केस में गिनी इंडेक्स 0.5 आएगा। और हमने देखा कि जितनी कम वैल्यू उतना बेटर वो फीचर होता है, तो जो फीचर गिनी इंडेक्स की वैल्यू 0 या कम दे रहा है हम उसे प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, ऑलराइट। अब आपको जैसे मैंने एंट्रोपी और स्प्लिट इंफॉर्मेशन के केस में बताया, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्लास की प्रोबेबिलिटी है। अगेन आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन स्प्लिट करने के बाद कौन सी क्लास में कितने सैंपल्स आ रहे हैं, हर क्लास के लिए आपको ये कैलकुलेट करना है। पास वाली क्लास के कितनी प्रोबेबिलिटी है, फेल वाली क्लास की कितनी प्रोबेबिलिटी है एक पर्टिकुलर फीचर को स्प्लिट करने के बाद। तो अगर आपने एक डेटा को यूज करा और स्प्लिटिंग करी और आपकी 2 नोड्स बनी, सपोज अटेंडेंस वाले फीचर के लिए हाई और लो 2 ब्रांचेस बनी और 2 नोड्स आई, तो आप पहली नोड का गिनी इंडेक्स कैलकुलेट करोगे, दूसरी नोड का गिनी इंडेक्स कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करने के लिए इस नोड में पास वाली क्लास कितनी बार आ रही है, फेल वाली क्लास कितनी बार आ रही है, उनकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे, और फिर दोनों को कंबाइन करने के लिए आप वेटेड गिनी यूज करोगे। तो क्या स्टेप वाइज प्रोसेस है, गिनी इंडेक्स को सबसे पहले हमें 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। 2 बार क्यों कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस डेटा में 2 फीचर्स हैं, और पहली बार जब हम डिसीजन ट्री को स्प्लिट कर रहे हैं, रूट नोड को स्प्लिट कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो अटेंडेंस वाला एट्रीब्यूट चूज करो स्प्लिटिंग के लिए, या फिर असाइनमेंट वाला एट्रीब्यूट चूज करो। तो पहला केस हो जाता है जब हम अटेंडेंस वाला एट्रीब्यूट चूज कर रहे हैं। इसी तरीके से हमने इंफॉर्मेशन गेन में किया था, जब हम अटेंडेंस वाला एट्रीब्यूट चूज कर रहे हैं तो हमारे पास 2 ब्रांचेस आई हैं, हाई और लो। हाई वाली ब्रांच में पास क्लास के 3 सैंपल्स आए हैं और लो वाली ब्रांच में फेल क्लास के 2 सैंपल्स आए हैं। ये मैंने कंसेप्ट पीछे भी आपको वीडियो में समझा दिया है, आप अगर इसमें कंफ्यूजन है तो वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। ओके, तो अब गिनी इंडेक्स का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है,
इस पर्टिकुलर नोड में कितनी डिफरेंट क्लासेस की आने की चांसेस है, पास आ सकती है या फेल आ सकती है। पास के कितने सैंपल्स हैं, 3, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाय 3। टोटल सैंपल्स हैं 3 और तीनों ही पास नाम की क्लास के हैं। और इसी केस में फेल होने के कितने सैंपल्स हैं, 0, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी फेल होने की, 0/3, क्योंकि टोटल सैंपल्स 3 है और प्रोबेबिलिटी ये 0 आएगी। तो यही वैल्यूज हम पुट करेंगे हाई वाली ब्रांच के गिनी इंडेक्स को कैलकुलेट करते टाइम। तो 1 माइनस P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ पास क्लास, इसकी प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, प्लस P2 की प्रोबेबिलिटी का स्क्वायर, और इस पूरे के सामने माइनस साइन है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये वाला जो इंटरनल ब्रैकेट है, जब आप कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस 0 आपको 1 देगा, तो 1 माइनस 1 टोटल गिनी यहाँ पे 0 आ जाएगा। यानी इस नोड में इम्प्योरिटी 0 है। गिनी इंडेक्स सही वैल्यू दे रहा है कि यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी नहीं है, सारे प्योर सैंपल्स हैं, सारे सेम ही क्लास को बिलोंग करते हैं। इसी तरीके से इस नोड के लिए आप कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, यानी पास होने की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी क्योंकि पास का कोई सैंपल नहीं है, और फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी क्योंकि श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं दो में से दोनों ही सैंपल्स फेल को बिलोंग करते हैं और आउटपुट 1 होगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पास क्लास उसका स्क्वायर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल क्लास उसका स्क्वायर। इसको भी जब आप कैलकुलेट करोगे तो गिनी आपको 0 मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी प्योर नोड है, इम्प्योरिटी 0 है। गिनी इंडेक्स इम्प्योरिटी मेजर करता है और क्योंकि कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो गिनी की वैल्यू 0 आई है। अब वेटेड गिनी, यानी ओरिजिनली सेपरेट हमने नोड्स पे कैलकुलेट कर लिया कि हाई वाली ब्रांच में कितनी गिनी इंडेक्स आ रहा है, लो वाली ब्रांच में कितनी इम्प्योरिटी कम हो रही है। अब इनको कंबाइन करने के लिए हम वही करेंगे, दोनों ब्रांचेस के वेट से इनके गिनी इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। पहली ब्रांच का वेट क्या है, 3/5, क्योंकि इस ब्रांच में 3 सैंपल्स हैं, तीनों पास क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, और दूसरी ब्रांच में 2 सैंपल्स हैं, तो दूसरी ब्रांच का वेट हो जाएगा 2/5। दोनों को उनकी गिनी इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के लिए, अटेंडेंस एट्रीब्यूट के लिए आपका गिनी इंडेक्स आ गया 0। अब सिमिलर तरीके से असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट के लिए आप डिसीजन ट्री ड्रॉ कीजिए और कैलकुलेट करिए गिनी इंडेक्स। देखिए ओरिजिनली, फिर से मैं बहुत क्विकली बनाती हूँ डिसीजन ट्री। ओरिजिनली 5 सैंपल्स थे, 3 पास वाली क्लास को बिलोंग कर रहे थे, 2 फेल वाली क्लास को। अब हम असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट पे स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो 2 ब्रांचेस बनेंगी, यस और नो। यस वाली ब्रांच में 2 पास के सैंपल्स आए हैं और एक फेल वाला सैंपल आया है, तो P1 पास होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3, फेल होने की प्रोबेबिलिटी P2 हो जाएगी 1/3। टोटल इस नोड में 3 सैंपल्स हैं जिसमें से 2 पास के हैं और एक फेल का है। जब आपकी नो वाली ब्रांच है तो आपका एक पास का सैंपल और एक फेल का सैंपल आ रहा है, तो P1 आपका हो जाएगा 1/2, P2 भी आपका हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे इन वैल्यूज को जब आपने पुट करा, यस वाली ब्रांच के लिए जब आपने गिनी इंडेक्स कैलकुलेट करा, तो 1 माइनस P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 0.44। फिर इसी तरीके से आपने नो वाली ब्रांच के लिए वैल्यूज पुट करी, 1 माइनस P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर, तो आपके पास आउटपुट आ गया 0.5। 0.5 ये 2 इंडिविजुअल गिनी वैल्यूज आपको मिल गई। अब आप वेटेड गिनी कैलकुलेट करोगे। वेटेड गिनी मतलब इस नोड का कितना वेट है, 3 इसमें सैंपल्स आ रहे हैं, टोटल 5 सैंपल्स थे ओरिजिनल रूट में, और इस वाली नोड का क्या वेट है, 2 इस नोड में सैंपल्स आ रहे हैं आउट ऑफ 5 सैंपल्स। तो यहाँ पे आपका वेटेड गिनी आपने कैलकुलेट करा और वो वेटेड गिनी आ गया 0.46। अब देखिए पिछले वाले केस में गिनी इंडेक्स आ रहा था अटेंडेंस वाले एट्रीब्यूट के लिए 0,
और यहाँ पे असाइनमेंट वाले एट्रीब्यूट के लिए गिनी इंडेक्स आ रहा है 0.46। अब क्योंकि हम वो फीचर सेलेक्ट करते हैं जिसका गिनी इंडेक्स मिनिमम हो, सबसे कम हो सारे फीचर्स में से, तो हम यहाँ पे अटेंडेंस वाला फीचर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए तीनों ही क्राइटेरिया ने, इंफॉर्मेशन गेन, गेन रेशियो और गिनी इंडेक्स ने हमें अटेंडेंस वाले फीचर को चूज करने का ही डिसीजन दिया है। अब यहाँ पे तो कोई बायसनेस नहीं थी क्योंकि दोनों ही जो एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, अटेंडेंस और असाइनमेंट, सिमिलर तरीके की वैल्यूज, ज्यादा कोई डिस्टिंक्ट वैल्यूज नहीं है किसी भी एक फीचर में। तो हमारे तीनों ही स्प्लिटिंग क्राइटेरिया सेम रिजल्ट दे रहे हैं कि अटेंडेंस वाला फीचर चूज करो। लेकिन अगर कभी बायसनेस है डेटा की तरफ किसी भी स्प्लिटिंग क्राइटेरिया की, मतलब अगर कोई एक ऐसा फीचर है जिसमें बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, बहुत डिफरेंट तरीके की वैल्यूज हैं, तो इंफॉर्मेशन गेन उतना आसानी से काम, उतना सही से काम नहीं करता, तो हम गेन रेशियो यूज करते हैं। और गिनी इंडेक्स आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको डायरेक्ट तरीका चाहिए, कोई लॉग की कैलकुलेशंस नहीं चाहिए, और उसे डायरेक्टली जल्दी से कैलकुलेट करके इम्प्योरिटी की तरह समझ के आप डिसाइड करें कि डिसीजन नोड कैसे और कौन से फीचर से बनेगा, डिसीजन ट्री कौन से फीचर को यूज करते हुए स्प्लिटिंग करेगा किसी भी पॉइंट पे। तो अब फाइनली समराइज करते हैं कि क्या हमने आज की लेक्चर में सीखा। पहला तरीका हमने देखा इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन जब हम यूज करते हैं डिसीजन ट्री को बनाने के लिए, तो उन डिसीजन ट्रीज को ID3 कहा जाता है। जब हम गिनी इंडेक्स यूज करते हैं तो उन डिसीजन ट्रीज को हम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज कहते हैं। और जो डिसीजन ट्री का एल्गोरिथम गेन रेशियो कैलकुलेट करता है स्प्लिटिंग करने के लिए, उस डिसीजन ट्री को हम C4.5 कहते हैं। तो ये डिफरेंसेस अगर आपके एग्जाम में आए, ये लिखना जरूरी है। फिर तीनों में क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। इंफॉर्मेशन गेन सिंपल है यूज करने में, एंट्रोपी को यूज करता है, बट वो बायस हो जाता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में। गिनी इंडेक्स कॉम्प्यूटेशनली एफिशिएंट है, मतलब इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं रिक्वायर्ड, लॉग वगैरह हमें जानने की जरूरत नहीं है। और गेन रेशियो बायस्ड नहीं है, इंफॉर्मेशन गेन के ड्रॉबैक को हैंडल करता है जब ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज या यूनिक वैल्यूज बहुत ज्यादा है। तो एक एक लाइन में अगर आप समराइज करो तो इंफॉर्मेशन गेन एंट्रोपी को रिड्यूस करता है, गिनी इंडेक्स डायरेक्टली इम्प्योरिटी को ही मेजर करता है, और गेन रेशियो इंफॉर्मेशन गेन को नॉर्मलाइज करता है या उसकी बायसनेस को रिमूव करता है। तो जिस तरीके से हम ये डिसाइड करते हैं स्प्लिटिंग कैसे होगी, कौन से फीचर को यूज होगी डिसीजन ट्रीज में, वो स्प्लिटिंग क्राइटेरिया 3 इंफॉर्मेशन गेन, गिनी इंडेक्स और गेन रेशियो आज की क्लास में हमने समझे। आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट्स और एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। इस पूरी वीडियो में किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनका आंसर जरूर दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज हमें बताइए कि वीडियो कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, माइंड योर एग्जाम।